Hello friends, welcome to Wow IAS. This is the third video for the current affairs of April 2023. In this video, we are going to cover international relations, that is second part of your current affairs video. The first article before us is India-Bhutan relations. Now recently King of Bhutan visited India, that's why this article has been given to you. In this visit, what happened was the support to Bhutan through standby credit facility has been extended for a period of 5 years. This standby credit facility provides financial assistance to low income countries with short term बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, यानी किसी कंट्री को अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स की जरूरत पड़ती है तो उस केस में स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी वहां पे काम आती है। दूसरा जो इसमें हुआ मीट के अंदर ये हुआ कि थर्ड इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे फॉर भूटान वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो इसमें थर्ड इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे भी एस्टेब्लिश हुआ। दिस इंटरनेशनल गेटवे फॉर इंटरनेट, it is any facility that provides interface between send and receive electronic communication, यानी इंटरनेट आपकी डोमेस्टिक नेटवर्क और दूसरी कंट्री के बीच में जो नेटवर्क प्रोवाइड होता है वो किसके थ्रू होता है, दिस इंटरनेशनल गेटवे के थ्रू। तो ये तीसरा नेटवर्क इसके लिए एस्टेब्लिश हो गया। तीसरी चीज जो हुई है वो ये है कि भूटान का एक इनिशिएटिव जिसे हम कहते हैं ड्रग रिसर्च एंड ड्रग रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क और हमारा नेशनल नॉलेज नेटवर्क, इन दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया, यानी हम आपस में अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज रिलेटेड विद हाइड्रो पावर। सो दीज आर द वेरियस प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन ऑन द डिस्कशन टेबल। मांगडेचकू, चुका, बासोचू, देन पुंगटा सांगचू, संकोश प्रोजेक्ट, दीज वर द प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑन द डिस्कशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। देन फोर्थ वन इज सिक्योरिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट जयगांव। तो जयगांव वेस्ट बंगाल के अंदर है और फुंगट शोंगलिंग है भूटान के अंदर। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, हमारी पहली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी एस्टेब्लिश अब हो जाएगी। लास्ट वन इज कनेक्टिविटी, जो कोकराझार से गैलकपुर रेल लिंक है उसको अब एक्सपीडाइट किया जाएगा, उसको जल्दी बनाने की कोशिश की जाएगी। और इंडिया विल ऑल्सो सपोर्ट गैलेपू एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन दैट इज इन भूटान। सो उसमें इंडिया अपना सपोर्ट करेगा ना। उसके बाद इंडिया और भूटान के बीच में कैसे रिलेशंस रहे हैं, अगर हम देखें तो कल्चरल रिलेशन की पहले बात आती है जिसमें बुद्धिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म इंडिया एंड भूटान दोनों के अंदर बुद्धिज्म रिलीजन पाया जाता है। दे आर वेरी प्रोमिनेंट रिलीजन्स इन बोथ द कंट्रीज। So India and Bhutan have established this India-Bhutan Foundation in 2023 and its basic objective was to enhance people-to-people exchanges in the cultural field. Then security point of view से देखें तो there is an Indian military training team that is IMT-RAT. So it is permanently based in Bhutan और ये रॉयल भूटान आर्मी को ट्रेनिंग में हेल्प करती है। देन भूटान के पास अपनी कोई एयर सिक्योरिटी नहीं है, तो इंडिया की जो ईस्टर्न एयर कमांड है इंडियन एयरफोर्स की, वो भूटान को एयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। देन देयर इज वन प्रोजेक्ट नोन एज डेनटेक, DANTAK। डेनटेक ये क्या है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया का, वो मेजोरिटी ऑफ रोड भूटान में इसके थ्रू डेवलप करता है। देन नेक्स्ट इज ट्रेड, इंडिया भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इन दोनों के बीच में जो ट्रेड होता है वो होता है $1422 मिलियन का हर साल। तो लास्ट जो ट्रेड हुआ वो 2020-21 की जो फिगर है वो क्या है, 1422 मिलियन डॉलर्स। जो इंडिया भूटान को एक्सपोर्ट करता है उसमें आते हैं मिनरल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बेस मेटल, व्हीकल्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स वगैरह। देन जो भूटान से इंडिया में इंपोर्ट होता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर काफ़ी ज़्यादा है, वो पोटेंशियल बहुत है उधर। देन फेरोसिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट, डोलोमाइट, कार्बाइड्स ऑफ कैल्शियम, कार्बाइड्स ऑफ सिलिकॉन, सीमेंट क्लिंकर्स, वुड प्रोडक्ट्स, कार्डेमन, फ्रूट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। देन अगर हम इंडिया और भूटान की जो पुराने रिलेशंस की अगर हम बात करें या जो इंपॉर्टेंस है भूटान की इंडिया के लिए उसकी अगर हम बात करें तो पहली चीज़ तो ये है जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है भूटान की इंडिया के लिए। भूटान इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सेकेंड इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जो भूटान के हाइड्रो पावर सोर्सेज है वो इंडिया काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है और इंडिया अपनी एनर्जी डिमांड्स को मीट करने के लिए भी उसको यूज़ कर सकता है। Then third one is environmental cooperation. Why? Because both share Himalayan ecosystem. So जो various
फील्ड्स जैसे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो एडेप्टेशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स हो गया, जिसमें भूटान और इंडिया एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक दूसरे से लर्न भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज रीजनल इंटीग्रेशन। सो जो इंडिया का जो एक इनिशिएटिव है BBIN और बिम्स्टेक सार्क, इस सब के अंदर इंडिया और भूटान एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं इन इनिशिएटिव्स को और आगे लेके जाने के लिए। देन इंडिया और भूटान की अगर हम बात करें तो देयर वाज इन 1949 देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड इन 2007 दिस ट्रीटी वाज अगेन रिवाइज्ड। इन 1968 बोथ एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, यानी एक दूसरे की डिप्लोमेट्स वहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हो गए थे, एम्बेसीज एस्टेब्लिश हो गई थी। 1972 में फर्स्ट ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन हुआ एंड 2018 में दोनों कंट्रीज ने सेलिब्रेट किए 50 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज सेलिब्रेशन। सो दिस हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड भूटान। नाउ जस्ट आई शो यू, भूटान जो है इंडिया के साथ 699 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है और 4 स्टेट्स के साथ ये कनेक्ट करता है, सिक्किम, देन यू हैव वेस्ट बंगाल, देन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो मेजर बॉर्डर जो शेयरिंग है इंडिया और भूटान की, जो मेजर शेयरिंग भूटान की है वो इंडिया के साथ है एंड इट इज अराउंड 700 किलोमीटर, से आप याद रख सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द चैलेंजेस बिटवीन इन इंडिया एंड भूटान रिलेशनशिप। सो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो पहली चीज़ तो जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, जो चाइना के डिस्प्यूट्स हैं, जो इंडिया से जो चाइना के डिस्प्यूट्स हैं रिलेटेड विद टेरिटरी विद द भूटान, जैसे नॉर्थ के अंदर है सैमलुंग एंड जारलुंग वैलीज और वेस्ट के अंदर है ढोकलाम, दरमना एंड साकटोय, याकचू, चारिथेंग चू, सिंगचुंगलुंगपा, लैंगमोरपो वैलीज। सो दीज आर द एरियाज जो चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है, जिसपे चाइना अपना क्लेम दिखाता है। देन इंडिया भूटान का जो क्लेम है डोकलाम के ऊपर उसको बैक करता है और डोकलाम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो इस डोकलाम के पास ही है। अगर चाइना डोकलाम को कंट्रोल करता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी थ्रेटन कर सकता है और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को इंडिया से वो अलग कर सकता है। देन देयर आर इश्यूज इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर ऑल्सो, जैसे इंडिया ने पावर परचेजिंग पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं जो भूटान के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहे हैं। दूसरा, भूटान को इंडिया ने अपने नेशनल पावर ग्रिड के अंदर भी इंटीग्रेट नहीं किया है। सो इन दो इश्यूज की वजह से इन दोनों के जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के रिलेटेड जो रिलेशंस हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ खटास है। द नेक्स्ट इज हाइड आउट्स फॉर मिलिटेंट्स। जैसे भूटान को जो आप सदर्न एरिया देखोगे तो वहाँ पे डेंस हिमालयन फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से उल्फा है या जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोज हैं, जो इस तरह के मिलिटेंट आउटफिट्स हैं वो वहाँ जाके छुप जाते हैं, यानी इंडिया में क्राइम करेंगे और वहाँ जाके छुप जाएंगे। 2003-4 में ऑपरेशन ऑल क्लियर वाज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय भूटान टू क्लीन ऑल दीज थिंग्स। तो ये इनिशिएटिव एक लिया गया था। देन BBIN इनिशिएटिव को जो भूटान है उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता भूटान। वाई? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। सो दीज आर द इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड भूटान, जो चैलेंजेस हैं इंडिया और भूटान के रिलेशंस के अंदर। नाउ नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ आती है वो आती है इंडिया लैटिन अमेरिका। नाउ दिस इज इन न्यूज़ बिकॉज फर्स्ट टाइम एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैज विजिटेड दिस रीजन। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S Jaishankar विजिटेड पनामा, गुयाना, कोलंबिया एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, and he also attended India Central America Integrated System and he co-chaired India CARICOM। CARICOM का मतलब क्या है? Caribbean Community and Common Market Ministerial Meeting। सो यानी आप सीधा देख सकते हो कि इंडिया जो है लैटिन अमेरिका को एक इम्पॉर्टेंट रीजन की तरफ देखेगा या देख रहा है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो ये रीजन है ये इंडिया इसको बोलता है गोल्डिक जोन। जो लैटिन अमेरिकन रीजन है इसको इंडिया क्या कहता है? गोल्डिक जोन। गोल्डिक जोन का मतलब ये है कि एक ऐसी जोन है जो कि इंडिया के लिए गोल्ड का काम कर सकते हैं। यहाँ से इंडिया काफ़ी कुछ कमा सकता है, यहाँ से इंडिया काफ़ी कुछ अर्न कर सकता है। वाई? बिकॉज इस रीजन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे हैव द मनी, दे हैव द बाइंग कैपेसिटी। तो जैसे अगर आप अफ्रीका की बात करोगे तो अफ्रीका के अंदर बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो ये इसके पास बाइंग कैपेसिटी है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम यूएस और यूरोप के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो यूएस एंड यूरोप के अंदर रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है।
इस रीजन लैटिन अमेरिका के अंदर जो कंपटीशन है वो स्टिफ नहीं है, वो बहुत यू कैन से माइल्ड कंपटीशन है। तो यू कैन सी कि जो लैटिन अमेरिका है उसके अंदर जो कंपटीशन है वो भी माइल्ड है और उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो एक तरह से ये रीजन है जहाँ पे ट्रेड इंडिया बहुत अच्छे से इजीली कर सकता है। एंड इफ यू सी जो इंडियन आईटी कंपनीज है वो लगभग 40,000 पीपल को यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं। उसके बाद जो इंडिया और इस लैटिन अमेरिकन रीजन के जो ट्रेड रिलेशन दे हैव बीन ऑन इन अपराइज। जैसे लास्ट ईयर 2022 के अंदर इंडिया एंड दिस LAC रीजन हैज अ बायलैटरल ट्रेड ऑफ $50 बिलियन एंड इट इज अ ऑल टाइम हाई ट्रेड। अगर हम लैटिन अमेरिका अगर सिंगल एक कंट्री होती तो इंडिया वुड हैव बीन इट्स 5th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2022-23। सो देखो कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली इंडिया के लिए। देन अगर हम फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया का जो 15% ऑफ क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट वो इसी रीजन से आती है। उसके साथ साथ इंडिया यहाँ से पल्सेस और ऑयल सीड भी इंपोर्ट करता है, सो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज 40% ऑफ द कॉपर प्रोडक्शन एंड सप्लाईज ऑफ लिथियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ या बैटरी स्टोरेज की तरफ मूव करेंगे तो लिथियम एंड कॉपर आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लगभग 40% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉपर प्रोडक्शन एंड 35% ऑफ द लिथियम सप्लाई इज फ्रॉम दिस रीजन ओनली। Then if we talk about the next thing, there is developmental cooperation also that can happen between India and this Latin American region. So India LAC region was the recipient of the India UN Development Partnership Fund in 2021. 26 प्रोजेक्ट्स को इस फंड ने फाइनेंस किया था LAC रीजन के अंदर। LAC का मतलब है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। Then India can also learn from the conditional cash transfer schemes that are going on in Latin America. लगभग 30 साल से 3 decades का एक्सपीरियंस है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के पास इसके लिए। सो इंडिया वहां से बहुत कुछ लर्न कर सकता है जिससे कि हम अपनी जो सोशल स्कीम्स है उसके अंदर एफिशिएंसी लेके आ पाए, हम उसको और बेटर कर पाए, हम उसकी डिलीवरी को अच्छा कर पाए। तो वहां से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। देन अनदर पॉइंट इज दैट साउथ साउथ कॉपरेशन, बिकॉज इंडिया जो है इंडिया और लैटिन अमेरिका आर ऑन पार ऑन वेरियस थिंग्स। दे आर नॉट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, दे आर मिडिल इनकम कंट्रीज। सो साउथ साउथ कॉपरेशन का भी काफ़ी बड़ा स्कोप है। इवन इंडिया जो फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो हेल्ड किया था उसमें 29 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और कैरेबियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी किया था। सो दिस शोज दैट कॉपरेशन का काफ़ी हाई स्कोप है इंडिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। देन पीपल टू पीपल रिलेशन, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वो इंडियन फिलॉसफी को, योगा को, टीचिंग्स ऑफ गांधी को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, वो काफ़ी उनको मानते हैं। सो वो भी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का इंडिया के लिए एक ऑप्शन बन जाता है। एंड मैनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आर वेल वर्स्ड विद रविंद्रनाथ टैगोर, जो 2 महीने के लिए अर्जेंटीना में रहे थे 1924 में। तो ही हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। नाउ अगर हम एक एक कंट्री को लेके देखें तो गुआना जो है, गुआना वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं गुआना के पास। एंड इंडिया हैज मेड अ फेरी MV मालदीव टू इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड मोबिलिटी विद गुआना। तो गुआना के साथ इंडिया के रिलेशन भी अच्छे और इंडिया के गुआना के पास पोटेंशियल भी काफ़ी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन पनामा की अगर हम बात करें तो इंडिया का सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर पनामा है इंडिया के लिए, और दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो रहा है $610 मिलियन का। देन इट कैन सर्व एज इंडियाज गेटवे टू लैटिन अमेरिकन रीजन। तो पनामा की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए इस तरह से हो जाती है। और एक लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज भी हैं पनामा के पास। वी नो द पनामा कैनाल ऑल्सो, अबाउट दैट ऑल्सो वी नो। देन कोलंबिया, तो इंडिया साइंड अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर 2023-26 कोलंबिया के साथ, एंड कोलंबिया डू हैव क्रूड ऑयल एंड कोल सप्लाईज टू इंडिया। देन डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक की अगर बात करें तो एम्बेसी ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन दिस कंट्री, and India's automobile dealers like Bajaj, Hero, Honda, Royal Enfield have established local dealership in this Dominican Republic. So this is how we are engaging with these Latin American countries. Now there are some challenges also, हमेशा challenges रहेंगे ही relations के अंदर जो हमें overcome करने होंगे। तो पहला जो चैलेंज है वो ये है कि इंडिया ने अभी तक कोई भी ऐसी मैकेनिज्म फॉर्मुलेट नहीं की कि पूरे लैटिन अमेरिका के साथ वो एक साथ डील कर पाए। जैसे अगर आप देखोगे अफ्रीका के साथ तो दिस अफ्रीकन यूनियन एक है, तो उसके थ्रू इंडिया एंगेज करता है। तो लैटिन अमेरिका में इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म क्रिएट नहीं किया है खुद के लिए जिससे कि पूरे लैटिन अमेरिका के साथ इंगेज कर सके। देन फिजिकल डिस्टेंस, इट इज़ वेरी फार, मतलब कि दोनों एक तरह से एक दूसरे दूर जो दूरी है दोनों के बीच वो मैक्सिमम है जो इंडिया की हो सकती है किसी कंट्री से।
देन परसेप्शन इन फॉरेन पॉलिसी, अगर आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखोगे तो 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन किया जा सकता है। पहले तो वो कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबर्स होंगे, और इंडिया के नेबर्स के साथ साथ दे आर गोइंग इंडियन नेबर्स होंगे, जो इंडिया के बिल्कुल क्लोज नेबर्स हैं उनको इंडिया मानता है कि हमारे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आएंगे, यानी हमारे ये कोर इश्यूज में ये कंट्रीज आएंगी। उसके दूसरे वाला जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसमें इंडिया बोलता है कि हम उन कंट्रीज को सेकंड सर्कल में रखेंगे जो कि या तो एक्सटेंडेड नेबरहुड में हो या जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हो, तो वो किस में आ जाएंगे, सेकंड लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस में आ जाएंगे। थर्ड वन जो हमारा आता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है, तो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वो इस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आती हैं। सो अगर हम देखें तो हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये रिफ्लेक्ट भी होता है। वाई? बिकॉज अभी रिसेंटली ही बायलैटरल रिलेशंस इंडिया के बने हैं इन कंट्रीज के साथ, और ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की पहली विजिट है। अभी तक जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है वो इस रीजन को देखा करते थे, तो यानी इंडिया अभी तक इस रीजन को प्रायोरिटी में रख ही नहीं रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दिस हैज बीन अ नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी। देन थर्ड जो हमारे लिए एक चैलेंज है वो है कि दिस लैक ऑफ एफटीएस या फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स, प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, इनका भी एक मैकेनिज्म इंडिया के पास नहीं है उनके साथ इंगेज करने के लिए, तो वो भी एक इंडिया के लिए चैलेंज है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज बिफोर अस इज इंडिया ईरान आर्मेनिया ट्राइलेटरल पार्टनरशिप। तो अभी इन तीनों कंट्रीज ने एक पॉलिटिकल कंसल्टेशंस की हैं येरेवन के अंदर। येरेवन आर्मेनिया के अंदर आता है, यू कैन सी इट इज मार्क्ड ऑन द मैप, तो ये वो रीजन है और आर्मेनिया ये है। देन यू हैव ईरान, ईरान आप जानते ही हो कहाँ पर है, एंड इंडिया यहाँ पे। तो ईरान, सो यू हैव आर्मेनिया, ईरान एंड इंडिया। इस प्रोजेक्ट की क्या हाइलाइट्स रही, ये पहली ऐसी मीटिंग है जो इन तीनों कंट्रीज के बीच में हुई है जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस किया गया, रीजनल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया गया और कल्चरल और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट को भी डीप करने के लिए इंडिया और बाकी दोनों कंट्रीज ने एफर्ट्स लगाए। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि पहली बात तो इंडिया इसके थ्रू INSTC को रिवाइटलाइज करना चाहता है। व्हाट इज दिस INSTC? INSTC इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। सो इंडिया चाहता है कि इस कॉरिडोर को दोबारा से रिवाइटलाइज किया जाए, और वो भी इस रूट के थ्रू कि चाहबार के थ्रू जाया जा सकता है, चाहबार के बाद जैदान के थ्रू जाया जा सकता है, और फिर तेहरान के थ्रू होते हुए, कैस्पियन सी के थ्रू होते हुए वी कैन गो टू डायरेक्टली टू मॉस्को। तो हम इस तरह से आगे जा सकते हैं। सो पहली बात तो इंडिया चाहता है, इंडिया का इंटरेस्ट है कि इंडिया किस तरह से सेंट्रल एशिया को और यूरोप को कनेक्ट करे दूसरे रूट्स के थ्रू भी। देन दूसरा क्या है कि ये एक तरह से काउंटर है बाकू डिक्लेरेशन का। अभी बाकू डिक्लेरेशन क्या है? बाकू इज द कैपिटल सिटी ऑफ दिस आर्मेनिया, ये जो अजरबैजान, सॉरी, दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान। सो अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान, इन तीनों ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया है जिसमें ये तीनों बोलते हैं कि हम एक दूसरे के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं या जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उसको बैक करेंगे, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे उसके अंदर। तो अगर आप देखोगे तो अजरबैजान क्या कहता है कि जो काराबक जो रीजन है वो उसका है, तो ये काराबक रीजन है, और ये जो काराबक रीजन है ये आर्मेनियन जो सेपरेटिस्ट है उन्होंने वो यहाँ पे रूल करते हैं। जो इफेक्टिव कंट्रोल जो इस एरिया पे वो किसका है? आर्मेनियन सेपरेटिस्ट का। पर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड रीजन किसका है? ये है अजरबैजान का। तो अजरबैजान बोलता है कि हमें हमारा ये हिस्सा चाहिए। अब पाकिस्तान जैसे इलीगली जम्मू एंड कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, और टर्की का अपना एक स्टैंड पॉइंट है साइप्रस के लिए, एगन रीजन के लिए और ईस्ट मेडिटेरियन डिस्प्यूट्स के लिए। तो इन तीनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया है कि हम तीनों के जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाले जो इश्यूज हैं हम एक दूसरे को बैक करेंगे, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे उसके अंदर। और 2021 में इन तीनों ने 3 ब्रदर्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट की थी इसी के रिलेटेड। सो इसका ये काउंटर बन जाएगा जो इंडिया, ईरान और आर्मेनिया ने एक आपस में एक दूसरे के साथ जो ये मीटिंग की है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं नागोर्नो काराबक रीजन के बारे में। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, एंड इसके अंदर क्या है, ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है अजरबैजान का पार्ट, पर इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आर्मेनियन सेपरेटिस्ट इसको कंट्रोल करते हैं। उन्होंने इसको रीजन को डिक्लेयर किया है एक ऑटोनोमस ओब्लास्ट की तरह, यानी ऑटोनोमस रीजन है, ये किसी कंट्री का पार्ट नहीं है।
उसके बाद एक मिन्स्क ग्रुप क्रिएट किया गया था 1994 में इस रीजन के डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और रशिया भी पार्ट थे। अब टर्की और पाकिस्तान इसमें अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। इंडिया और ईरान हमेशा से आर्मीनिया को सपोर्ट करते हैं इस डिस्प्यूट के अंदर। सो इट इज अ गिव एंड टेक वाली थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आती है कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या क्या है इन तीनों कंट्रीज के बीच में। तो अगर हम इंडिया और आर्मीनिया की बात करें तो अब 30 साल पूरे हो चुके हैं बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, यानी 1992 में हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश किए थे। अब हमें 30 साल हो गए, 3 डिकेड्स हैव बीन कंप्लीटेड ऑफ आवर बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन। दोनों के बीच में एक्टिव पॉलिटिकल टाइज हैं, इफेक्टिव कोऑपरेशन भी है। देन वी हैव अ न्यू एक्सपोर्ट एग्रीमेंट ऑल्सो, जिसमें इंडिया मिलिट्री वेपन सप्लाई करेगा इस आर्मेनिया को। Then India's External Affairs Minister visited Armenia in 2021 and this was the first visit by an Indian foreign minister since establishment of diplomatic relation। यानी अब आप देखोगे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है दो नई जगह पे गए हैं रिसेंटली। पहला तो वो गए हैं आर्मेनिया में 2021 के अंदर, और रिसेंटली वो गए थे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि हाउ आवर फॉरेन मिनिस्ट्री इज वर्किंग आउट। देन देयर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो जो आर्मेनिया है वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का पार्ट है, और इंडिया और EU के बीच में अभी FTA की बातें चल रही हैं। तो अगर आर्मेनिया इज अवर क्लोज टाई, अगर आर्मेनिया हमारा एक क्लोज अलाई बनता है तो इस FTA को भी इजीली इंडिया कंक्लूड कर पाएगा। इंडिया के लिए ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे। अगर हम इंडिया ईरान की बात करें तो इंडिया ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। तो इंडिया ईरान के तो एक्चुअली रिलेशंस भी काफ़ी एक अलग ही टॉपिक बन जाता है, तो वो जब भी वो करंट अफेयर में आएगा उसको हम वहाँ से कवर भी कर सकते हैं। तो बेसिक तो चाबहार पोर्ट हो गया या INSTC एग्रीमेंट हो गया। ईरान अगर आर्मीनिया की बात करोगे तो दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। दे फोकस ऑन डीपनिंग देयर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और एक जो आर्मेनिया है वो ट्रांजिट रूट बनता है ईरान के लिए फॉर EU। अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो पहला चैलेंज तो ये है कि ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के सैंक्शंस हैं, तो उसमें ईरान के साथ कोई भी कोलैबोरेशन करना वो डिफ़िकल्ट बन जाता है इंडिया के लिए। दूसरा क्या है, जो INSTC उसको पूरा करना एक चैलेंज है बिकॉज ऑफ द यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट। थर्डली इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसे स्टैंड पॉइंट पे है जिसमें इजराइल और ईरान दोनों ही उसके अच्छे दोस्त हैं, और दोनों को इंडिया की ज़रूरत है और इंडिया को दोनों की ज़रूरत है। तो इसको बैलेंस करना इंडिया के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, दोनों एक दूसरे की एक तरह से यू कैन से ऑन द अपोजिट साइड्स हैं। सो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। द नेक्स्ट इज वॉलेटाइल आर्मेनिया अजरबैजान बॉर्डर, नो परमानेंट सोल्यूशन येट। तो ये भी एक चैलेंज है इस कॉपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है आपका कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यूनाइटेड किंगडम हैज एग्रीड टू ज्वाइन CPTPP, और वो पहला नया मेंबर होगा और फर्स्ट कंट्री होगा यूरोप का जो इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करेगा। जो CPTPP है ये एक्चुअली ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का ही एक नेक्स्ट वर्जन है। इस TPP को सक्सीड किया था इस CPTPP ने जब यूनाइटेड नेशन ने उससे पुल आउट कर लिया था इन 2017। ये एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था, और ये FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 11 कंट्रीज के बीच में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, एक मैप लो, उस पे मैप पे मार्क करो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सिको एंड न्यूजीलैंड। यानी जो भी आपकी पैसिफिक रीजन में कंट्रीज हैं उन सबको आप मार्क कर सकते हो। वो पार्ट होंगी किसका, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, एक्सक्लूडिंग US, एक्सक्लूडिंग योर चाइना। नाउ इसका बेनिफिट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेड इन गुड्स, जो टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स हो उनको हटाया जाएगा या उनको रिड्यूस किया जाएगा इसके अंडर। सेकेंडली जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी फॉरेन कंट्रीज भी, यानी कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं रखा जा सकता कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ही सिर्फ हो सकती है। थर्डली देयर विल बी प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, कि जो भी इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं, जो भी ट्रेड रूल्स हैं वो एकदम से चेंज नहीं हो पाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। देन लेबर एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो, क्योंकि ये लेबर एंड एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स को भी सेटअप करेगा तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और जो गवर्नेंस और एमर्जिंग इश्यूज है उसको भी ये जो इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं एड्रेस करेगा। अब अगर आप बात करो कि इसके लिए इंडिया और
टीपीपी का क्या रिलेशन है, तो इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। और इंडिया ने ज्वाइन इसलिए नहीं किया है बिकॉज इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंसर्न है, क्योंकि ये इंडिया के फार्मेसी इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा। सेकंड, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी एक मैकेनिज्म का भी एक इशू है, बिकॉज इंडिया वांट्स कि जितने भी जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट्स है वो डोमेस्टिकली इंडिया उसको करना चाहता है रिजॉल्व। और ये जो एग्रीमेंट है ये बोलता है कि इसके लिए एक नया मैकेनिज्म होना चाहिए, तो इंडिया उसके ऊपर भी एग्रीड नहीं करता। थर्डली, रिक्वायर्ड इकोनॉमिक कंसेशन, इसमें काफी इकोनॉमिक कंसेशन चाहिए जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफी ड्रास्टिक और डेरोगेटरी हो सकते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए। लास्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सीपीटीपी की वजह से ये हो सकता है कि जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो अभी ग्रो करना शुरू हुआ है वो दोबारा से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में न चला जाए बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉम्पिटिशन। तो ये इंडिया के कंसर्न्स हैं। अब कुछ घाटे भी इंडिया को ऑब्वियसली होंगे ही होंगे इसको ना ज्वाइन करने से। पहली चीज़ तो कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि इसमें रिड्यूस टैरिफ्स हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी कम किया गया है, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इससे लेस एक्सपेंसिव हो जाते हैं, यानी इंडिया के एक्सपोर्ट्स थोड़े कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। नए क्लाइंट्स का एक्सेस मिलता है इंडिया को, मार्केट ट्रांसपेरेंसी स्टेबिलिटी बनी रहती तो इंडिया के लिए अच्छा था, रूल्स थोड़े डिफाइंड रहते, प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। देन जो एक ग्लोबल वैल्यू चेंज जब नया डेवलप होगा इसकी वजह से, उससे भी इंडिया कहीं ना कहीं एक्सक्लूड हो गया। तो ये इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं ना ज्वाइन करने के। अब अगर हम बात करें तो आरसीईपी से सीपीटीपी डिफरेंट कैसे है, तो जो आरसीईपी है वो 15 कंट्रीज के बीच में जो है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, एफटीए जो है वो 11 कंट्रीज के बीच में, यानी दोनों के दोनों अलग ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो आरसीईपी वो लगभग 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी अकाउंट करता है और जो सीपीटीपी है ये 13.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी करता है। सीपीटीपी मोर कॉम्प्रिहेंसिव आरसीईपी से, जैसे आरसीईपी इंक्लूड नहीं करता सपोर्ट टू स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज और प्रोविजंस फॉर लेबर एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जो सीपीटीपी के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो उसके अंदर क्लब किए हुए हैं ना। जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के अंदर आता है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट वो ओपन हो, यानी गवर्नमेंट कुछ भी अगर खरीदती है मार्केट से तो कोई डिफरेंशिएशन ना करे कि डोमेस्टिक कंपनी है या बाहर की कंपनी है, सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले। एंड इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, इसको एडमिनिस्टर करते हैं कमेटी ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, जो कि सारी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इसमें होते हैं। इसमें लगभग अभी 21 पार्टीज हैं जो 48 डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को कवर करती हैं और यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट हो, 27 मेंबर स्टेट्स हैं। देन यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। फिर लगभग अनदर 36 डब्ल्यूटीओ मेंबर्स और ऑब्जर्वर्स एंड सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस कमेटी। और इंडिया जीपीए का मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इंडिया की क्लियर कट पॉलिसी है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इंडिया वांट्स टू हैव सम रूल्स विद रिस्पेक्ट टू इंप्रूविंग अवर एमएसएमई सेक्टर। सो हम डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को ज़्यादा फेवर करते हैं बिकॉज हमें अपना एमएसएमई सेक्टर को और इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए इंडिया इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। आई थिंक दिस इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू न्यूज इन शॉर्ट। अब थोड़ा सा रह गया है ये वाला पार्ट। सो फर्स्ट वन इज G7 मीटिंग। जो G7 मीटिंग है वो अभी भी कंक्लूड हुई है सोरोपो जापान के अंदर, सेपोरो जापान के अंदर। और ये जो मीटिंग थी ये क्लाइमेट और एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। इसके अंदर कुछ हाईलाइट्स रही मीटिंग के। इस हाईलाइट्स में क्या क्या था, सबसे पहले जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज उनके एमिशन को रिड्यूस करेगी ये कंट्रीज बाय अराउंड 43% बाय 2020 एंड 60% बाय 2035। तो आने वाले 7 साल में लगभग 43% रिडक्शन होगा और लगभग 10 साल के अंदर 60% तक रिडक्शन किया जाएगा ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर। बाय 2040 एडिशनल प्लास्टिक पॉल्यूशन को जीरो करने का टारगेट है। देन जो ऑफशोर विंड कैपेसिटी उसको इंक्रीज करना चाहते हैं मोर देन 1 टेरावाट्स। तो अभी लगभग जो है कैपेसिटी उसको पहले इंक्रीज किया जाएगा 150 गीगावाट्स तक बाय 2030 और सोलर कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा 1 टेरावाट्स तक। सो द क्लियर लेट मी मेक इट क्लियर टू यू अगेन। जो आपकी विंड कैपेसिटी है उसको 150 गीगावाट्स लेके जाना है 2030 तक और जो सोलर कैपेसिटी उसको 1 टेरावाट्स लेके जाना है बाय 2030। नेक्स्ट, जो अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको एलिमिनेट करना, उनको फेज आउट करना है बाय 2050। अब आते हैं G7 के ऊपर।
G7 1970s में बनाया गया था और ये ग्रुप है लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का। इसके जो मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर नहीं है बट इसकी एनुअल समिट्स को वो अटेंड करता है। सिमिलरली इंडिया आल्सो अटेंड्स द एनुअल समिट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये लगभग वर्ल्ड का 46% ऑफ ग्लोबल जीडीपी होल्ड करता है और 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2021 में, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो दिस इनिशिएटिव, ये क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा गया है स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर। तो ये आप याद रखिए, जो इनिशिएटिव है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, दिस हैज बीन द इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज और ये काउंटर करता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। 2021 में दे एग्रीड टू सेट अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ग्लोबल MTR बनाया जाएगा 15% का। 1998 से 2014 तक रशिया इसका मेंबर रहा है। उस टाइम पे इस ग्रुप को बोला जाता था G8 ग्रुप। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू दिस कमीशन एंड द टर्म विल बिगिन फ्रॉम January 1, 2024। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। ये एक्चुअली जो वर्क है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल डिवीजन का और उसका फंक्शनल कमीशन है ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनेस्को का। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1947 के अंदर। इसके अंदर लगभग 27 मेंबर्स होते हैं। इसको इलेक्ट कौन करता है? यूनेस्को इसको इलेक्ट करता है। यूनेस्को का मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो टर्म रहती है वो 4 ईयर्स की रहती है और एक तरह से ये ग्लोबल सेंटर प्रोवाइड बनता है किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। जो मतलब डेटा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको जो एनालाइज किया जाता है वो ये करता है। इंटरनेशनल ट्रेड का, नेशनल अकाउंट्स का, सोशल स्टैटिस्टिक्स का। Then it promotes international standards of method, classification, definitions used by national agencies. Next आता है नॉर्थ सी समिट। नॉर्थ सी आपको पता है, नॉर्थ सी नॉर्वे, डेनमार्क, यूके एंड यू कैन से इन तीनों के बीच में ही आता है। बेल्जियम की इन चारों के बीच में ही आता है नॉर्थ सी। सो इट इज पार्ट ऑफ एक्चुअली अटलांटिक ओशन। द यूरोपियन नेशंस पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड नॉर्थ सी समिट इन ऑस्टलैंड, बेल्जियम। तो आपसे ये तो कोई नहीं पूछा है कहाँ हुई थी, पर अभी हुई थी। और इसमें इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं? इसमें इनिशिएटिव ये लिए गए जो ऑफशोर विंड कैपेसिटी है उसको 120 गीगावाट करना है बाय 2030 एंड 300 गीगावाट करना है बाय 2050। 7 यूरोपियन कंट्रीज, ये एक्चुअली नॉर्थ सी की बात करें कि नॉर्थ सी को डेवलप करना चाहते हैं एज द लार्जेस्ट पावर हाउस ऑफ यूरोप। और इसके जो 7 यूरोपियन कंट्रीज है, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड 2 नॉन यूरोपियन कंट्रीज नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया। तो आप याद रखिएगा जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज उसमें नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही आते हैं, तो ये कंफ्यूज ना हो आपको। इसके जो फर्स्ट समिट है वो डेनमार्क में हुई थी 2022 के अंदर। उसके अंदर एसजर्ग डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ग्रीन पावर प्लांट ऑफ यूरोप बनाना है हमें नॉर्थ सी को। सो दिस इज द नॉर्थ सी। और आप इसमें देखोगे तो इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है? स्टेट ऑफ डॉनवर है, देन यू हैव इंग्लिश चैनल हेयर, देन दिस इज नॉर्वेजियन सी है यहाँ पे, देन यहाँ पे है काटेघाट बे, ये आप याद रख सकते हो। देन यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन आ जाता है। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी होल्ड करता है और जो कैपेसिटी हमारी है वो है 52 गीगावाट्स अगर हम फरवरी 2023 के डेटा को लें। नॉर्थ सी जो है वो अटलांटिक ओशन का पार्ट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कहाँ पर है। स्टेट ऑफ डॉवर, इसका एक स्टेट ऑफ डॉवर एंड इंग्लिश चैनल, ये नॉर्थ सी का ही पार्ट है। ये कनेक्ट करते हैं अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से, स्टेट ऑफ डॉवर एंड इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल इज बिटवीन यूरोप, बिटवीन यूके एंड फ्रांस। नेक्स्ट आपका आता है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? वो है आपका ईरान के अंदर। ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो दिस इज गल्फ ऑफ ओमान एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज दिस वन, दिस इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला पॉइंट जो है। सो इंडिया एंड सेंट्रल एशियन जॉइंट वर्किंग ग्रुप ने पहली मीटिंग की है चाबहार पोर्ट के लिए। ये बॉम्बे में हुई है मीटिंग। और ये चाबहार पोर्ट है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये सिस्तान बालूचिस्तान प्रोविंस इन साउथ ईस्टर्न ईरान ऑन गल्फ ऑफ ओमान। 2016 में इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान ने एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया था
और यहाँ पे एक टर्मिनल बनाया था जिसे बोलते हैं शहीद बहिश्ती टर्मिनल। नेक्स्ट आपका आता है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो है वो कहाँ, कब, वो कैसे, वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है नॉर्थ आइलैंड के अंदर। तो जो आपका नॉर्थ आइलैंड है, ये वाला जो पोर्शन है और ये जो आइलैंड है, ये यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ है। और दिस गुड फ्राइडे जो एग्रीमेंट है ये 1998 में हुआ था नॉर्दर्न आयरलैंड और गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के बीच में। और यहाँ पे लगभग 3 डिकेड्स तक वायलेंस हुई थी जिसे हम बोलते थे ट्रबल्स। तो इसको इस एग्रीमेंट ने द ट्रबल्स को एंड किया था। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो 1921 में बनाया गया था आयरलैंड को 2 टुकड़ों में बांट के। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है ये तो यूरोप यूके का पार्ट है और जो आयरलैंड है वो इंडिपेंडेंट एक कंट्री है। अब ये वायलेंस इसलिए थी कि नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर कुछ लोग थे जो चाह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और जो अदर सेक्शन था वो चाह रहा था कि हम यूके का पार्ट ही बने रहे। तो उन दोनों के बीच में ये रिफ्ट चल रही थी। सो दिस इज अबाउट गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्या है? जो सूडान के अंदर जो इंडियन सिटीजन्स फंस गए हैं बिकॉज ऑफ द वॉर, उनको बाहर निकालने का जो इंडिया का ऑपरेशन हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशन कावेरी। द नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आईफेड। आईफेड एंड जापान ने अनाउंस किया है एक नया इनिशिएटिव जिसे हम बोलेंगे एनहांस्ड लिंकेजेस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स इनिशिएटिव। इसमें जो जापान है वो लगभग $2 मिलियन इस इनिशिएटिव में पंप करेगा और ये इनिशिएटिव स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स और लोकल फूड सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड को और रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनाने की तरफ वर्क करेगा। जो आईफेड है वो 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो ऑब्जेक्टिव वो था कि रूरल इकोनॉमीज को और फूड सिस्टम्स को और अच्छा, इंक्लूसिव, प्रोडक्टिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनाना। इसमें लगभग 177 मेंबर्स हैं। लगभग क्या इसमें 177 मेंबर्स, और मेंबर बनने के लिए या तो आपको यूएन का मेंबर होना होगा या उसकी किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी का या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर होना होगा। ये लगभग 100 मेंबर्स वॉलंटरली सपोर्ट करते हैं इस फंड को और इसमें एक प्रेसिडेंट होता है इस फंड का जो 4 साल के लिए चुना जाता है। तो गवर्निंग काउंसिल एग्जीक्यूटिव बोर्ड आता है द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस आईफेड। इंडिया और आईफेड की अगर हम बात करें तो इंडिया 1977 से लगभग 27 प्रोजेक्ट्स के अंदर आईफेड के साथ मिलकर काम कर चुका है। सो इंडिया के लिए भी प्रोजेक्ट काफ़ी हेल्पफुल रहा है। लास्ट जो आपका आता है, लास्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। फिनलैंड इज दिस कंट्री। दिस इज द 31st कंट्री दैट हैज जॉइंड नाटो, यानी नाटो के अंदर 31 मेंबर्स हैं। नाटो वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949 बाय वॉशिंगटन ट्रीटी और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि यूएसएसआर को काउंटर करना। ये एक मिलिट्री अलायंस है एंड ये जो अपनी अथॉरिटी है ये आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर से लेता है, यानी ये इलीगल नहीं है। यूएन चार्टर के अंडर ये आर्टिकल 51 के थ्रू अपनी अथॉरिटी लेता है। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, देन इटली, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया, टर्की। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़ शुरू से ही नाटो की मेंबर रही हैं। आप कह सकते हो 1991 से पहले की नाटो की मेंबर हैं। 1991 में यूएस डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसके बाद और कुछ कंट्रीज इन्होंने नाटो को ज्वाइन किया। तो उसमें एस्टोनिया आता है, लाटविया आता है, लिथुनिया आता है, देन पोलैंड आता है, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बल्गेरिया ने भी फिर ज्वाइन किया था इसको। देन अल्बानिया और मोंटेनेग्रो वगैरह ने भी उसी टाइम पे ज्वाइन किया था। देन फिनलैंड इज द लेटेस्ट कंट्री जिसने ज्वाइन किया है और स्वीडन है उसने अभी अप्लाई किया हुआ है बट अभी एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट NATO. So with this we conclude our video for today. I will meet you tomorrow with the next part of the April current affairs.